हेलो दोस्तों, तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे हमारा वो है इनसाइट करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी नोट्स 6 मार्च का। तो हम ये विषय सूची जो है अंदर पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए क्या है, जो अल साल्वाडोर है। सबसे पहला मलेरिया मुक्त होने वाला घोषित जो मध्य अमेरिकी देश बना, ठीक है। यूएसए नहीं, मध्य अमेरिकी, मतलब जो सेंट्रल अमेरिका होगा उसका पहला देश बना है, ठीक है। तो ये किस यूनिट में आ जाएगा, हमारा स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन, मतलब स्वास्थ्य बोल दिया तो इसके अंदर ये आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा जीएस पेपर 3 होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या बता रखा है इसमें, ठीक है। तो जो हमारा अल साल्वाडोर है वो मध्य अमेरिका का पहला देश और संपूर्ण अमेरिका में तीसरा देश बन चुका है मलेरिया उन्मुक्त। तो इससे पहले दो देश कौन से थे, एक तो पराग्वे 2018 में और अर्जेंटीना 2019 में, ठीक है। तो जो मलेरिया उन्मूलन होता है, जो ये प्रमाण पत्र होता है, ये किस बेसिस पे दिया जाता है, अगर 3 सालों तक उस देश में कोई भी हमारा मलेरिया का अगर पेशेंट नहीं निकलता तो हम उसे मलेरिया उन्मूलन प्रमाण पत्र दे देते हैं उस देश को, ठीक है। उसके बाद जो उच्च जोखिम से उच्च प्रभाव, मतलब हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव, ये क्या है, इसके अंतर्गत जो WHO है उसमें मलेरिया के जो अधिक जोखिम वाले देश हैं, जो कि टोटल अभी 11 है, ठीक है, उनको ये उनके अंदर ये HBHI ये पहल शुरुआत की गई है इसकी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम भारत में देखें तो भारत में कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें जो HBHI है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर मलेरिया के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो ये एक तरह से मलेरिया जो है परजीवी से होने वाली बीमारी है, मतलब जो जैसे कि जो मच्छर काटता है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, ठीक है, इससे ही मलेरिया फैलता है। ये नहीं कि ये पैदा हुआ और इसके साथ क्या है, अपने साथ ये मलेरिया की बीमारी लेके पैदा होता है। एक परजीवी होता है जिससे कि इसके अंदर वो जो बीमारी होती है वो प्रविष्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब ये किसी को काटेगा तो उससे वो बीमार हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा उसे। तो मलेरिया परजीवी आमतौर पर एक विशेष प्रकार के मच्छर को संक्रमित करता है, ठीक है, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। तो इस जब ये आपको काटेगा तो इससे जो है मलेरिया फैलेगा। मादा एनोफिलीज मच्छर स्पोरोजोइटिस परजीवी को मनुष्य की त्वचा में प्रविष्ट करता है, इंसर्ट कर देता है, ठीक है, स्पोरोजोइटिस, जिससे कि मलेरिया होता है। तो इस प्रकार के जो है टोटल 4 हमारे जो है परजीवी होते हैं। तो ये कौन से हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। ये वाला जो होता है ये मच्छरों से होता है, ठीक है। चार तरह के हमारे परजीवी होते हैं। उसके बाद जूनोटिक मलेरिया, ये क्या होता है, जब जानवरों से अगर इंसान को जो वो होता है मलेरिया फैलता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसमें जो मैकाक लंगूर होते हैं उनको संक्रमित करने वाला जो पी नोलेसी ये परजीवी होता है, इसके मनुष्यों को भी संक्रमित करता है, ठीक है, लंगूरों से इंसानों में फैलती है, जिसे कि हम जूनोटिक मलेरिया में इंक्लूड करते हैं, जिससे मलेरिया का संक्रमण पशुओं से मनुष्य है, ठीक है। ये बीमारी का नाम है जूनोटिक, अगर पशुओं से मनुष्य में फैल रहा है तो, ठीक है, इससे उसमें फैलता है। उसके बाद जो ओडिशा, उन्होंने एक पहल शुरू की थी, ओडिशा स्टेट ने दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण पहल, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के जो पहुंच से बाहर, ठीक है, और जो सर्वाधिक प्रभावित लोग हैं उन तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। इस पहल में जो स्पर्शोन्मुख मलेरिया है इससे निपटने के लिए इनबिल्ट इनोवेटिव, स्पर्शोन्मुख मतलब जो टच करने से जो मलेरिया फैलता है, जैसे मच्छर काटता है ना, तो ये भी स्पर्शो उन्मुख, सॉरी, उन्मुख का मतलब होता है बिना स्पर्श के जो फैलता है, ठीक है। तो इससे जो है इसके अंदर इनबिल्ट रणनीतियाँ कुछ होंगी, इनबिल्ट जैसे हम कह देते हैं ना कि मोबाइल में हमारे इनबिल्ट 32 GB मेमोरी है, ठीक है। मतलब अगर हम ये रणनीति कहीं पे लागू कर देंगे तो उसमें इनबिल्ट होगा कि जो मलेरिया है उससे निपटने में ये सहायता करेगी, ठीक है। इस कार्यक्रम को जो ICMR, NIMR और NVBDCP, MMVP, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। देखिए इन तीनों की आप डिटेलिंग कर लीजिएगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से इनकी जो डिटेलिंग है वो 1 पेज जो है साथ में ऐड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो इनकी डिटेलिंग कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, ये जरूरी नहीं कि आपको याद हो जाए, पर 2-3 बार ये आएगा, 1 महीने में 2-3 बार भी आ गया तो आपके दिमाग में अपने आप ही ये बैठ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला टॉपिक क्या है, जो भारत द्वारा श्रीलंका के साथ जो रक्षा संबंध है उनकी पुनः पुष्टि हुई है।
ठीक है, तो विषय क्या होगा इसमें, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, IR में चला जाएगा ये, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है जो भारत श्रीलंका रक्षा संबंध, अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो श्रीलंका में जो मतलब जो वो था ना, सिविल वॉर था श्रीलंका का, 3 दशक मतलब 30 साल से ऑलमोस्ट चल रहा था। 2009 में आपको याद हो तो जो LTTE प्रमुख जो प्रभाकरण थे उनको मतलब मार दिया था। इसके बाद ये जो है ख़त्म हो गया था सिविल वॉर। तो उसमें भी भारत ने रणनीतिक रूप से और कई बार अपनी सेवाओं का उपयोग करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस दौरान विवादास्पद जो IPKF है, भारतीय शांति रक्षा बल, उसने श्रीलंका में वो जो है मौजूद रहे उस समय पे भी। भारत द्वारा वर्ष 1987 में जो ऑपरेशन पुमलाई था वो भी शुरू किया गया और इसमें अभियान में भारतीय वायुसेना द्वारा जाफना में खाद्य सामग्री गिराई गई थी, ठीक है, जो कि श्रीलंका में है। श्रीलंका में युद्ध समाप्ति के बाद से भारत श्रीलंका सैन्य साझेदारी का अधिकतर ध्यान जो है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर रहा, ठीक है। दोनों के बीच जो ट्रेनिंग होती है वो उसी पर ज़्यादातर इनका ध्यान रहा। प्रतिवर्ष जो 1200 श्रीलंकाई सैन्य कर्मी है उसको भारत द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है, 1200 श्रीलंकाई जो सैन्य कर्मी है। वर्ष 2020 में द्वीप के पूर्व तट पर एक तेल टैंकर में आग लग जाने पर भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के जवानों ने एक महत्वपूर्ण अग्निशमन अभियान भी श्रीलंकाई नौसेनाओं की मदद के लिए चलाया गया था, ठीक है। श्रीलंका का भू राजनीतिक अगर महत्व देखें हम तो 1948 में जो ब्रिटिश रक्षा और विदेशी मामले समझौते हैं तथा जो 1962 में भी जो सोवियत संघ द्वारा जो समुद्री समझौता हुआ था उसमें श्रीलंका की रणनीतिक अवस्थिति में पश्चिमी अभिरुचि को व्यक्त करने हेतु ये जो है इसके एग्जाम्पल है। 2015 के बाद से श्रीलंका जो पोर्ट सिटी परियोजना है उसके लिए चीन वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजना की ओर जारी रखने के लिए चीन पर काफ़ी निर्भर रहा गया है, ठीक है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ठीक है, इसके बारे में अभी आगे देखेंगे हम, जो मतलब एक तरह से भारत को इसके अंतर्गत घेरा जा रहा है, ठीक है। आसपास के जो देश हैं और जो स्टेट्स हैं अलग अलग उनको जो इसके भारत के चारों तरफ उनको चाइना द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, अपनी परियोजना के तहत। तो इसका उद्देश्य हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भारत को घेरना है। श्रीलंका की अगर अवस्थिति देखें तो वाणिज्यिक और औद्योगिक दोनों उद्देश्य इससे जो है पूरे होते हैं और इसका उपयोग सैन्य अड्डे के रूप में भी किया जा सकता है, ठीक है। एक तरह से ये द्वीपीय हो गया बिल्कुल, जैसे ये भारत है, यहाँ पे जो है श्रीलंका है तो ये द्वीपीय है, तो यहाँ पे हम सैन्य अड्डा आराम से कोई भी देश आके इस पर बना सकता है। श्रीलंका का जो कोलंबो पतन है विश्व का 25वां सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है और तिंकोमाली में गहरे पानी का प्राकृतिक बंदरगाह दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पतन नगर तिंकोमाली अमेरिका के जो पूर्वी बेड़े हैं और ब्रिटिश रॉयल नेवी का प्रमुख सैन्य बेस भी रहा है, ठीक है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, देखिए इसमें चाइना यहाँ से जाते हुए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पाकिस्तान जो ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है, उसके बाद श्रीलंका जो कोलंबो पोर्ट है, ठीक है, यहाँ से फिर ये इधर जाएगा, उसके बाद ये म्यांमार में भी जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी जा रहा है, फिर यहाँ से चाइना होते हुए जो है चाइना के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जो ओपेक प्लस है उसके निर्णय का अर्थव्यवस्था बहाली पर प्रभाव, ठीक है। तो ये जो GS पेपर 3 है उसमें चला जाएगा। अगर संदर्भ की बात करें तो हाल ही में जो ओपेक प्लस देश है उसके द्वारा अप्रैल माह में आपूर्ति वृद्धि नहीं करने पर सहमति व्यक्त की गई, ठीक है। मतलब आपूर्ति वृद्धि होने की आशंका थी पर नहीं हुई, जिसकी वजह से जो उनके प्राइस हैं अपने वो इंक्रीज़ करने की कह रहे हैं, ठीक है। तो निर्यात देशों का समूह कोविड-19 महामारी के दौरान मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई और इस साल 33% अधिक हो चुकी है, ठीक है। भारत की चिंताएं क्या हैं? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत का अपने तेल का लगभग 84% जो है आयात करता है। अपनी मांग के 3/5वें हिस्से को पूरा करने के लिए पश्चिमी एशियाई आपूर्ति पर निर्भर है। चूँकि भारत जो है कच्चे तेल के सर्वाधिक खपत वाले देशों में से एक है, इस कारण तेल उत्पादक देशों द्वारा इस तरह की कार्रवाई से चिंतित है, ठीक है। प्राइस बढ़ेंगे तो उससे भारत पहले से ही चिंतित है क्योंकि इससे उपभोग आधारित आर्थिक बहाली पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और विशेष रूप से ये हमारे कीमत संवेदनशील
बाजार में उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक भी है। ठीक है, ओपेक प्लस है क्या? मतलब जो तेल जो निर्यात करते हैं, ऐसे जो 5 देश हैं, उन्होंने मिलके आपस में एक ओपेक प्लस बना लिया। ठीक है, ताकि जो तेल है उस पर रेगुलेट रहे, कंट्रोल रहे। ठीक है, ओपेक प्लस देशों में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिणी सूडान और सूडान ये शामिल है। ठीक है, अगर इसके वो करें संस्थापक देशों की बात करें तो वो भी इसमें दे रखे होंगे नीचे अभी। ठीक है, ओपेक प्लस कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों का एक गठबंधन है। यह गठबंधन 2017 से तेल बाजारों में की जाने वाली आपूर्ति में सुधार कर रहा है। संस्थापक देश इसके जो है ये हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला। ठीक है, ये इसके संस्थापक देश हैं, जो कि 1960 में आयोजित बगदाद सम्मेलन जो कि इराक में हुआ था, उसके अंतर्गत इसे जो है स्थापित किया गया था। ओपेक एक स्थायी मतलब जो परमानेंट वो है संगठन है और अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? अपने सदस्य देशों के मध्य पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना और उपभोक्ता राष्ट्रों के लिए पेट्रोलियम की सफल आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया के वियना। मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले जो है कुछ वीडियोस जो बनाई थी उनमें भी ये काफ़ी बार आया हुआ था। ठीक है, तो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। आप इतना वो मत सोचिए कि मुझे हर एक चीज़ के नोट्स बनाने हैं। 2-3 दिन आप जो है कंटिन्यूअसली पढ़िए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें जो है कॉपी में नोट करने की है, कौन सी चीज़ें सिर्फ पढ़ते जाने की है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में तेल निर्यात करने वाला और संगठन के आदर्शों को साझा करने वाला कोई भी देश ओपेक का सदस्य बन सकता है। मतलब पर्याप्त मात्रा में जो है तेल निर्यात भी कर रहा हो और उसके आदर्शों को भी फॉलो कर रहा हो, तो वो जो है ओपेक का सदस्य बन सकता है। ये देखिए ओपेक के जो है शेयर होल्डर्स जो देश हैं, तो अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो इसमें वेनेजुएला 25%, सऊदी अरबिया 22, फिर उसके बाद इराक है 13, ईरान है 12% पे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा फिगर। उसके बाद जीएमओ फसलों पर FSSAI का दिशा निर्देश, तो ये किस में चल जाएगा? सिंपल जीएस पेपर 3 में चला जाएगा। 8 फरवरी को भारतीय खाद्य जो FSSAI है, ये है क्या? 1 मिनट देख लेते हैं। तो FSSAI है क्या? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन इज एन ऑटोनॉमस बॉडी इस्टेब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द FSSAI हैज़ बीन established under the Food Safety and Standard Act 2006, which is consolidating statute related to food safety and regulation in India. फाउंडेड कब हुई थी? 2011 में। सेक्टर फूड की सेफ्टी करना, जुरिडिक्शन इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। बस इतना बहुत। ठीक है, तो जीएमओ को जो है FSSAI के अंतर्गत जो है गाइडलाइन जारी की है। जीएमओ है क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जैसे फसलें वगैरह उनको हम मॉडिफाई कर देते हैं ना अपने यूज़ के लिए, कुछ अलग बना देते हैं। ठीक है, तो उस वो जो है FSSAI द्वारा इसके लिए कुछ गाइडलाइन दी गई है, जिसके तहत आयातित जो खाद्य फसल है उसमें जो जीएमओ होगा उसकी सीमा 1% तक निर्धारित कर दी गई है। इस पर जो व्यापारिक संगठन है उनका कहना है कि ये एक सीमा अस्वीकार्य रूप से काफ़ी अधिक है। ठीक है, मतलब एक तरह से उनका कहना है कि इसे 0 के बराबर ही करना चाहिए था, पर 1% बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भारत में जीएमओ विनियमन की अगर बात करें तो जो जीएमओ है, आयातित उपभोक्ता सामग्रियों में जो जीएमओ है उसके स्तर को विनियमित करने का कार्य शुरू में जो है पहले कौन करता था? जो GEAC है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसके द्वारा किया जाता था। ठीक है, बाद में FSAI 2006 में FSSAI द्वारा इसे जो है रेगुलेट किया जाने लगा। उसके बाद अगर जीएमओ की बात करें, ये है क्या? जीएमओ में जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके जो आनुवांशिक सामग्री है, जो डीएनए होता है किसी भी चीज़ का, उसको चेंज किया जाता है या कृत्रिम रूप से किसी अन्य जीवाणु को प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, उससे जो उसकी जो बेसिक जो वो होंगे ना फीचर्स होंगे, किसी भी अगर फसल की बात करें हम, तो उसमें क्या होगा? या तो उत्परिवर्तन मतलब चेंज हो जाएंगे, या फिर अंतर्वेशन या फिर विलोपन मतलब बिल्कुल ही विलुप्त, खुद के जो उसके बेसिक जो वो होंगे फीचर होंगे वो विलुप्त हो जाएंगे और दूसरे ही उसमें फीचर आ जाते हैं। ठीक है, अंतर्वेशित या विलोपन किए जाने वाले जीन आमतौर पर किसी अन्य जीवाणु से लिए जाते हैं, जैसे बीटा कपास है ना, बीटी कॉटन जो है, या फिर
बैसिलियस थुरिंजिसिस, ठीक है। इस जीवाणु से जीन को अंतर्वेशित मतलब विलोपित कर दिया जाता है। किसी प्रजाति में आनुवंशिक संशोधन प्रजाति में प्राकृतिक रूप से अनुपस्थित एक वांछनीय नई विशेषता को जो है उत्प्रेरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसकी अपने हिसाब से उसको जो है नई विशेषता उसमें प्रोड्यूस कर दी जाती है, ठीक है। तो इससे जीएमओ का यूज़ किया जाता है। इसके बाद क्या है, जो वनाग्नि है उस पर जो भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये भी जीएस पेपर 3 में चला जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा देश में वनाग्नि पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। जिसके अनुसार जो है ओडिशा इसमें फर्स्ट नंबर पे है, जिसमें 5291 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई है। ये 22 फरवरी से 1 मार्च 2021 का जो है सर्वे था, ठीक है। पूरे देश में इस अवधि के दौरान यह सर्वाधिक घटनाएं थी। ओडिशा में वनाग्नि के कुछ प्रमुख कारणों में से महुआ के फूलों, केंदू के जो पत्ते होते हैं उनका संग्रहण, वन क्षेत्रों में झूम मतलब जगह बदल बदल के करना कृषि, पशुचारण आदि शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद कौन से जो है स्टेट आई हमारे भारत में वनाग्नि घटनाएं कहाँ पे, तेलंगाना, ठीक है 1527, उसके बाद मध्य प्रदेश 1507, फिर आंध्र प्रदेश 1292, ठीक है। चिंताएं क्या व्यक्त की जा रही है, इसे मतलब सिंपल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। हम पेरिस समझौते की बात कर रहे हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात कर रहे हैं, CO2 के लेवल को। तो इससे क्या है, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके कुछ रीज़न भी होंगे, कारण भी होंगे क्यों हो रहा है ऐसा। प्राकृतिक कारण जैसे आकाशीय बिजली गिरना, बांस के वृक्षों की परस्पर रगड़ आपस में, जैसे प्राकृतिक कारण है। कभी कभार आग लग जाती है। उच्च वायुमंडलीय तापमान, बहुत ज़्यादा गर्मी है या निम्न आर्द्रता आग लगने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। मानव निर्मित कारण भी होंगे, है ना। जैसे लौ या जली हुई सिगरेट, विद्युत की चिंगारी या प्रज्वलन का कोई अन्य स्रोत भी वनाग्नि का कारण हो सकता है। परंपरागत रूप से भारतीय जंगल आग से प्रभावित हो रहे हैं। मानव और मवेशियों की बढ़ती आबादी और व्यक्तियों और समुदाय द्वारा चराई, झूम खेती और वन उत्पादों संबंधी मांग में वृद्धि के लिए यह समस्या और बढ़ गई है। उच्च तापमान, हवा की गति और दिशा, मृदा और वातावरण में आर्द्रता का स्तर और शुष्क महीनों के दौर में वृद्धि वनाग्नि को तीव्र कर रही है, ठीक है। वनाग्नि से निपटने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो NAPFF है, इस कार्य योजना की शुरुआत 2018 में की गई। नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर की गई थी। इन वन विभागों के साथ काम करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने, वनाग्नि की घटनाओं में कमी लाना था। उसके बाद FPM, जो कि एकमात्र केंद्र द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, विशेष रूप से वनाग्नि घटनाओं से निपटने में राज्यों की सहायता हेतु ये समर्पित है, ठीक है। उसके बाद ठोस ईंधन आधारित इकडेट रैमजेट प्रौद्योगिकी, ठीक है, SFDR, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ठीक है। ये नई जो DRDO है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, उसके द्वारा से विकसित किया गया है, मतलब प्रशिक्षण किया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जो DRDO है उसको तकनीकी लाभ इससे हासिल होगा, जिससे वह लंबी दूरी की हवा से हवा में मिसाइल मारने की जो है विकसित करने में सक्षम है, ठीक है। अभी देखते हैं क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ठोस प्रणोदक मतलब जो प्रोपल्जन होता है किसी भी चीज़ को आगे पीछे धक्का देने के लिए, जो सॉलिड जो प्रोपल्जन या फिर प्रणोदक होगा, उसमें हम ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज़ ना करके जो हवा होती है ना एटमॉस्फेयर में, उसका यूज़ करेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो उससे वो और भी जो हमारे वार हेड होंगे उनको ले जाने में सक्षम हो जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर अगर हम हटा देंगे तो, ठीक है। तो मिसाइलें ठोस प्रणोदक चालित मिसाइलों की तुलना में अधिक दूरी तक मार करने में इससे सक्षम होगी और औसतन अधिक तेज गति प्रदान करेगी इससे, ठीक है। उसके बाद रक्त चंदन या रेड सैंडर्स, ये क्या है, अपने समृद्ध चिकित्सीय गुणों और रंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगले पेज पे इसकी इमेज भी होगी। यह जो है वृक्ष है एक तरह का, जो आंध्र प्रदेश के कई जिलों और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में स्थानिक रूप से पाया जाता है। इस पादप प्रजाति को वर्ष 1995 में, ठीक है, साइट्स के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया था 1995 में। अब इसे हटा दिया गया, अभी आगे देखेंगे हम। और 2004 में रक्त चंदन का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन 2019 में जो विदेशी व्यापार महानिदेशालय उसके द्वारा निर्यात नीति को संशोधित किया गया और
कृषि भूमि पर उगाए जाने वाले लाल चंदन के निर्यात की अनुमति दे दी गई 2019 में। तो जो रेड सैंडल्स हैं आमतौर पर लाल मिट्टी और उष्ण, ठीक है, रेड सॉइल में और उष्ण और शुष्क जलवायु सहित पथरीली निम्न तथा पर्ती भूमि में उगते हैं। IUCN द्वारा पहले इसे रेड लिस्ट की संकटग्रस्त प्रजाति श्रेणी में रखा गया था, बाद में इसे नियर थ्रेटन्ड मतलब संकट निकट श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, ये देखने में ऐसा होता है। उसके बाद पोचमपल्ली इक्कत, ठीक है, पोचमपल्ली इक्कत क्या होता है? एक पारंपरिक बुनाई तकनीक होती है जिसमें रंग धागों को ऊपर नीचे बुनकर पहाड़ जैसी आकृतियाँ बनाई जाती है। ठीक है, पहाड़ जैसी आकृतियाँ मतलब बुनकर, जो हाथों से बुनते हैं ना। पोचमपल्ली इक्कत दोहरे इक्कत शैली का उपयोग करता है। कपड़ों और रंगों को प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। निजाम के समय जो पोचमपल्ली इक्कत था उसको म्यांमार, पश्चिमी एशिया और पूर्वी अफ्रीका में निर्यात किया जाता था, जहाँ उन्हें एशियाई रुमाल के रूप में जाना जाता था। ठीक है, रुमाल के रूप में मतलब से यूज़ करते थे। इकत शब्द जो है एक मलय इंडोनेशियाई व्यंजन जो कि मांगीकत कहते हैं उससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? गांठ या हवा को बांधना। इस पर अब जो है GI टैग का इसे दर्जा मिल गया, भौगोलिक संकेत का। ऐसा कहा जाता है कि इन साड़ियों की बुनाई प्रक्रिया के शिल्पकला को चिराला गांव से पोचमपल्ली में लाया गया था। उसके बाद वेल शार्क। वेल शार्क क्या है? IUCN के अनुसार वेल शार्क मछलियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। ये वर्तमान में संकटग्रस्त श्रेणी के तहत सूचीबद्ध है। भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके तहत इसे संरक्षित किया गया है। एज कितनी होती है? 130 ईयर होती है। और इसके शरीर पे क्या होता है? डॉट्स होते हैं अलग अलग। लंबाई 10 मीटर तक हो सकती है। 10 मीटर मतलब जैसे आप जिस छत के नीचे बैठे हो वो 3 मीटर पे है, ठीक है, तो उसका 3 गुना से भी ज़्यादा। वेट जो है 20 टन तक हो सकता है इसका, मतलब 1 टन में 1000 किलो होता है। ठीक है, क्विंटल में 100 किलो, टन में 1000 किलो, तो 20,000 किलो तक इसका वेट हो सकता है। रहती कहाँ पे? वेल शार्क विश्व के सभी उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है। भारत के समुद्री तटों के किनारे पर भी वेल शार्क पाई जाती है। ठीक है, तो देखने में ये ऐसी होती है। उसके बाद मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ। एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की लैगून ओडिशा, ठीक है, ओडिशा की चिल्का लेक आपने अगर देखी हो तो मतलब समुद्र का पानी जहाँ इस पे अर्थ पे आया मतलब तो उसे रोक लिया गया। ठीक है, वो चिल्का लेक बन गई। उसके आसपास इस चपल मछली पकड़ने वाली जो है बिल्ली पर पहला सर्वेक्षण 1 मार्च को, इसी महीने 1 मार्च 2021 को हुआ। मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ आकार में घरेलू बिल्लियों से दोगुनी होती हैं। ये प्राय उत्तरी और पूर्वी भारत के दलदली आर्द्रभूमि और पूर्वी तटों के मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। अगर IUCN की बात करें तो असुरक्षित, वल्नरेबल। ठीक है, देखने में ये ऐसी होती है। उसके बाद नकारात्मक वर्णन से निपटने हेतु मंत्रिमंडलीय समूह द्वारा सुझाव। हाल ही में जो सरकार की सूचनाओं अथवा संचार को दूरस्थ करने तथा इनके नकारात्मक वर्णन को निष्प्रभावी करने हेतु एक मंत्रिमंडलीय समूह का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर उसका गठन किया गया। मंत्रिमंडल समूह ने सोशल मीडिया पर 50 नकारात्मक और 50 सकारात्मक प्रभावकारी व्यक्तियों को ट्रैक करने, बिना तथ्यों के सरकार के खिलाफ लिख रहे जो लोग हैं तथा मिथ्या वर्णन करने वाले, फर्जी खबरें फैलाने वाले को निष्प्रभावी करने के लिए सुझाव दिए हैं। मंत्रिमंडल समूह द्वारा अनुशंसित कार्रवाई बिंदुओं में प्रसार भारती समाचार सेवा को मुख्यधारा की समाचार एजेंसी में शामिल करने में शामिल किया है। दीर्घकालिक रणनीतियों में पत्रकारिता संस्थाओं के साथ समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की गई है, और क्योंकि पत्रकारिता के वर्तमान छात्र भविष्य के पत्रकार भी होंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई, 1 महीने बाद, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो आपके जो भी सुझाव होंगे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसमें मुझे क्या साथ में इसके मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हैव अ गुड डे।